हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ पे हम कर रहे हैं घटना सार जो कि करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसमें देखिए, ये जो बुक हम कर रहे हैं वो देखिए 2022 से 2023 अप्रैल की है, यानी कि पूरे के पूरे एक साल के लिए। ठीक है। और अगर आप इस बुक को भी कर लेते हैं तो पीसीएस एग्जाम या अगर कोई वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें 80% क्वेश्चन, 80 to 85% या 90% मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको इस बुक से मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा कहीं से भी जो है करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है राष्ट्रीय घटनाओं की क्या वार्षिकी। ठीक है, पार्ट 9। इसका एक पार्ट और हम कर चुके हैं, पार्ट 8। अब ये है पार्ट 9। ठीक है। तो गाइस, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो एक और चीज़ गाइस, अगर आप चाहें तो मेरा एक और चैनल है आई एम कीरा चौहान, आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना आगे चलते हैं फटाफट। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जितना कर लिया था हम ना उससे आगे की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी कि ASER की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि हाल ही में 2022 में क्या होता है, 17वीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है और प्रत्येक रिपोर्ट जो है 4 वर्ष के अंतराल पे आती है। ठीक है। अब इसमें जो है देश के 616 ज़िले हैं, इतने गांव हैं, इतने लाख बच्चों का सर्वेक्षण हो रहा है। तो ये याद रख लीजिएगा, कितने 7 लाख बच्चों का सर्वेक्षण हो रहा है और ज़िले देख लीजिएगा 616। अच्छा, इसमें लिखा है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका उनका जो नामांकन दर है ना वो पिछले 15 साल में क्या है 95% से ऊपर रहा है, मतलब अच्छा रहा है। ठीक है। अब कोरोना महामारी के बाद क्या होता है, जो नामांकन के आंकड़े हैं उसमें क्या हुई है, स्कूल मतलब क्या है कि कोरोना महामारी के बाद क्या होता है, स्कूल बंद होने के बाद जो नामांकन के आंकड़े हैं उसमें क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। 2018 में अगर हम बात करें तो 97.2% से बढ़कर 2022 में हमने यहाँ देखा 98.4%। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में जो है नामांकित जो बच्चे हैं उनका जो अनुपात है 2018 में यहाँ पे लिखा है 65.6% से बढ़कर 2022 में कितना हो गया, 72.9% हो गया। अच्छा, सरकारी विश्वविद्यालय के नामांकन में जो है देश के लगभग प्रत्येक राज्य में क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों की एज भी लिखी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो 11 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनमें जो लड़कियां हैं उनका अनुपात 2016 में अगर देखा जाए तो 16 जो अनाम सॉरी स्कूल में जो अनामांकित लड़कियों का अनुपात अगर देखा जाए तो 2016 में कितना है आपका 10% से घटकर क्या हो गया आपका 2018 में कितना लिखा है 4.1% और 2022 में और कम हो गया। मतलब ये अनामांकित लड़कियां हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या है कम हो रहा है, यानी ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे ये 15 से 16 वर्ष की आयु में हम अगर अनामांकित लड़कियों की बात करें तो ये भी देखिए यहाँ 2018 में यहाँ लिखा है 13.5, उससे घटकर 2022 में कितना हो गया 7.9 हो गया। अच्छा, यहाँ लिखा है केवल 3 राज्यों में क्या है आयु वर्ग की इस आयु वर्ग की, मतलब ये वाला आयु वर्ग यानी कि 15 से 16 में, तो सिर्फ 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें अनामांकित लड़कियों की जो अनुपात है वो 10% से अधिक है। जैसे एक मध्य प्रदेश में आप देख पाएंगे 17% है, उत्तर प्रदेश में 15% और जो आपका छत्तीसगढ़ है उसमें 11%, यानी 10% से ज़्यादा है। अच्छा, आगे देखते हैं तो इसमें लिखा है 2022 में क्या है कि ग्रामीण भारत में जो है 3 वर्ष तक के 78.3% बच्चे जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान करने वाले किसी ना किसी संस्थान में क्या है नामांकित है। ये हमने देख लिया, मतलब कितने परसेंट बच्चे 3 वर्ष वाले 3 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं तो 78.3% बच्चे जो है नामांकित हैं। और यहाँ लिखा है कि 2018 के आंकड़ों की तुलना में क्या होता है, तुलना में 7.1% क्या है अधिक है ये। ठीक है, अभी जो है 2022 में वो 2018 की तुलना में अधिक है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर क्या बच्चों की पढ़ने की जो बुनियादी क्षमता है वो 2012 के पूर्व के स्तर तक क्या है गिर गई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की बुनियादी गणित स्तर में जो है अधिकांश कक्षाओं में 2018 के स्तर की तुलना में क्या है गिरावट देखी गई है। लेकिन पढ़ने की बुनियादी क्षमता की तुलना में क्या है गिरावट क्या है कम तीव्र और क्या है ज़्यादा विविध है। ओके, ये कोई नहीं पूछ रहा। तो फिर अब विद्यालय, यहाँ लिखा है विद्यालय 2022 में अक्सर सर्वेक्षकों ने प्राथमिक कक्षाओं वाले 17,002 सरकारी विद्यालयों का
अवलोकन किया, जिसमें क्या है 9,577 प्राथमिक विद्यालय और 7,425 जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है। अच्छा, 60 से कम छात्रों वाले जो है सरकारी स्कूल का अनुपात 2018 में कितना था आपका 29.4% था। अभी 2022 में क्या हो गया, वो 29.9% हो गया। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आया। अच्छा, 2022 में क्या है, हिमाचल प्रदेश 81.4, उत्तराखंड 74% से में क्या है 60 से कम छात्रों वाले जो है सरकारी स्कूल की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। मतलब इसमें अगर 60 से कम बच्चे हैं स्कूल में तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है इसमें। ठीक है, देखिए अब लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश की बात करें 2018 में 10.4% से जो 2022 में इतना 7.9%, और केरल की बात करें तो 2018 में 24.1%, 2022 में 16.2। जैसे कुछ राज्यों में इन स्कूलों की संख्या क्या है, कम हुई है। अच्छा, औसत शिक्षक उपस्थिति 2018 के 2018 में 85.4% से बढ़कर कितनी हो गई है, 2022 में 87.1% हो गई है। ठीक है, क्या है, औसत शिक्षक उपस्थिति की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, छात्रों की औसत उपस्थिति पिछले वर्षों से लगभग जो है 72% के आसपास रही है। ठीक है, बच्चों की उपस्थिति। अच्छा, यहाँ पे लिखा है एनजीओ प्रथम द्वारा जारी एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी कि ASER 2002 में 2020 और 21 में जो है स्कूल बंद होने के प्रभाव के साथ साथ 2022 में क्या है बच्चों के स्कूल लौटने के प्रभाव को दर्ज किया गया है। चलिए, फिर इसमें लिखा है जो ASER 2022 में जो पूरे भारत के इतने गांव के 7 लाख बच्चों को कवर किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, देखते हैं। चलिए, तो क्या है यहाँ पे क्या लिखा है कि 2023 के पहले सप्ताह में मार्च के पहले सप्ताह में क्या है अपनी 2 दिवसीय यात्रा पे इटली के जो प्रधानमंत्री है यानी कि जॉर्जिया मेलोनी ये भारत आई। ठीक है, फीमेल है, भारत आई। ठीक है, उन्होंने अपनी इस यात्रा में क्या है रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हिस्सा लिया। राइट, फिर उसके बाद कि इनके इस दौरान क्या है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद उम्मीद व्यक्त की कि G20 की अध्यक्षता में भारत यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने के लिए वार्ता प्रक्रिया को सुगम बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। ठीक है, मतलब इसने कहा भारत यूक्रेन में शत्रुता को समाप्त करने के लिए जो है मुख्य भूमिका केंद्रीय भूमिका निभाएगा। अच्छा, रायसीना डायलॉग जो है भू रणनीतिक पर भारत का क्या है प्रमुख सम्मेलन है। चलिए, फिर इस सम्मेलन के 23 2022 संस्करण का विषय देखिए क्या है। यहाँ लिखा है प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइट हाउस, टेम्पेस्ट, मतलब यहाँ लिखा है उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। ठीक है, इसमें लिखा है दोनों देशों ने वार्ता के बाद उद्योगों के लिए विशेष रूप से विनिर्माण, सह उत्पादन, सह डिज़ाइन, सह नवाचार के क्षेत्र में अधिक दृढ़ता से सहयोग करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, सैन्य अभ्यास को सशस्त्र बलों और समुद्री सहयोग के लिए क्या है सभी स्तरों पर क्या है विस्तारित करने पर इन्होंने सहमति बनाई है। ठीक है, अब इटली ने जो है हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है दोनों देशों ने क्या है प्रवासन और गतिशीलता पर एक है आशय पत्र भी पूरा किया, जो एक बार आपसी समझौते के अस्तित्व में आने के बाद यह कई क्षेत्र विशेष रूप से क्या है शिक्षा में आपसी सहयोग के नए युग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अच्छा इस अवसर पर सुश्री मेलोनी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के साथ क्या है भारत वैश्विक दक्षिण के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है यूक्रेन की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह उम्मीद करते हैं कि G20 की अध्यक्षता में भारत एक क्या न्याय संघर्ष शांति के लिए शत्रुता को समाप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। अच्छा, सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र की बात करें तो पीएम मोदी ने इटली को जो है मेक इन इंडिया और क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदारी के लिए क्या किया आमंत्रित किया, और दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार हो गया, अंतरिक्ष सहित क्या है अन्य क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने पर क्या है सहमत हुए। ठीक है, अच्छा दोनों देशों ने क्या है बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार के बारे में भी उन्होंने क्या है द्विपक्षीय व्यापार के बारे में बात की, जो पिछले साल कितना $15 अरब के
सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ठीक है। अच्छा, भारत इटली जो है इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं। अच्छा, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया के बाद इटली जो है यूरोपीय संघ में भारत का जो है चौथा सबसे बड़ा क्या हो गया, व्यापारिक भागीदार हो गया। तो ये लाइन याद रखिएगा। तो हम यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जर्मनी, बेल्जियम है, थर्ड नंबर पर नीदरलैंड है और अब फोर्थ नंबर पर आ जाता है इटली। ठीक है, व्यापारिक भागीदार। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अप्रैल 2000 से लेकर जून 2022 तक क्या है, भारत में एफडीआई का प्रवाह में इटली जो है 17वें नंबर पे एफडीआई में। ठीक है। तो वैसे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ लिखा है इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन। हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्था और EMBER ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट जारी करी है। 2023 में क्या होता है कि इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है जो देश की कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा है। अच्छा, तो इस प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए क्या है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन नामक एक क्या है स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई है। तो इस विश्लेषण के तहत जो है 4 आयामों को ट्रैक किया गया है। पहला आयाम पावर सिस्टम का प्रदर्शन, दूसरा है डीकार्बोनाइजेशन, फिर तीसरा है आपका पावर इकोसिस्टम की तैयारी और चौथा है पावर इकोसिस्टम की तैयारी और नीतियाँ और चौथा है आपका राजनीतिक प्रतिबद्धता। ओके, तो इन आयामों के आधार पर किसी राज्य की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से स्थापित करने की क्षमता, हरित बाजार को प्रोत्साहित करने की उसकी क्षमता, बिजली क्षेत्र की डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए सरकार की नीतियों को इसमें ट्रैक किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी ट्रांजिशन, सौर, पवन, साथ ही लिथियम आयन बैटरी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और खपत के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से ऊर्जा क्षेत्र का क्या है, वैश्विक बदलाव है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गई ये बात। अब इसमें लिखा है रिपोर्ट की मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ लिखा है कर्नाटका और यहाँ लिखा है गुजरात जो है स्वच्छ बिजली के लिए भारत के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाले राज्य हैं। ठीक है, तो कर्नाटका, गुजरात याद रखिएगा। ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी 4 आयाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है कर्नाटका, वही नाम है। और ये मुख्य रूप से क्या है, अपनी अनुकूल नीतियों और सह परिवर्तन के लिए क्या है, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण अच्छा कर रहा है। क्या है यहाँ पे, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं। अच्छा, बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के मामले में जो कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान पे आ जाता है आपका गुजरात। 2 नाम याद रखना है, कर्नाटका एंड गुजरात। अच्छा, सभी 4 आयामों में अच्छा प्रदर्शन करने में कर्नाटका के बाद जो है राजस्थान दूसरे स्थान पर आ जाता है। मतलब अगर हम चारों आयाम की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका, दूसरे पे है राजस्थान और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा कुल बिजली मिश्रण का 29% जो है आपूर्ति करता है। अच्छा, जिससे ये अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता वाला राज्य बन गया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट, ये जो राजस्थान है वो अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता वाला राज्य बन गया है। अच्छा, यहाँ जहाँ पंजाब और हरियाणा ने ऊर्जा परिवर्तन में बड़े कदम उठाए, वहीं सबसे अधिक बिजली की मांग वाले महाराष्ट्र को बहुत धीमी अक्षय ऊर्जा अपनाने का सामना करना पड़ा है। तो ये तो बहुत बुरा हाल चल रहा है इसका। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में आप जाते हैं, एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। तो नामीबिया के बाद चीतों की दूसरी खेप अब क्या है, दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई। ओके गाइस, देखिए पहले हमने कहाँ से मंगाई, नामीबिया, अभी हमने कहाँ से मंगाई, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई और दक्षिण अफ्रीका क्या है, सरकार के साथ भारत सरकार के एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका के अगले 10 वर्षों में जो है 12 चीते प्रतिवर्ष लाए जाएंगे। ठीक है, मतलब हर एक साल में कितने, 12 चीते जो है भारत लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते की पहली खेप जो है लेकर भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर ने 17 फरवरी को उड़ान भरी है और उन्हें लेकर क्या है, यह विमान जो है 18 फरवरी को ग्वालियर पहुंचा, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उन्हें श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़ों में छोड़ा गया और लगभग 1.5 महीने पश्चात इन्हें क्या है, बेड़ों में छोड़ दिया गया। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो है सितंबर 2022 में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भी इस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। अच्छा, 12 चीतों की ताज़ा खेप पहुंचाने के पश्चात इस पार्क के चीतों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई, जिसमें जो है 10
मेल हैं और 10 फीमेल हैं, ठीक है। अच्छा, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत जो है 8 चीते नामीबिया से 2022 यानी सितंबर 2022 में लाए गए, जिन्हें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो है मध्य प्रदेश में स्थित जो आपका कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे छोड़ा गया था। चलिए, तो पुरानी बात हो गई, लेकिन पुरानी भी नहीं है, पुरानी भी है, नई भी है। अच्छा, यहाँ लिखा है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में विधानसभा चुनाव के बाद क्या है, नई सरकार का गठन होता है। अच्छा, तो कहीं जब आप भारत का मैप बनाते हैं ना और नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो इस तरह से आपका भारत का मैप बनता है, ठीक है। अब इसने कहा त्रिपुरा, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा, नागालैंड आपको इस साइड मिल जाएगा और मेघालय यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे क्या होता है कि विधानसभा चुनाव हुए और नई सरकार बनी है। चलो, त्रिपुरा के क्या है 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए क्या है कि 16 फरवरी 2023 को और नागालैंड मेघालय 60 सदस्यीय विधानसभा हेतु जो है मतदान जो है 27 फरवरी को एक चरण में हुआ और तीनों विधानसभाओं के लिए क्या है मतगणना 2 मार्च को हुई। तो ये कोई नहीं पूछा कि किस दिन हुआ है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि त्रिपुरा की कितनी सीट्स है 60 और मेघालय और नागालैंड की भी 60 सीटों के लिए मतदान हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है जो 60 सीटों के लिए मतदान एक ही दिन में हो गया, ठीक है। अब इसने लिखा भाजपा और इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि IPFT यानी भाजपा और IPFT ने क्या करा, गठबंधन से 33 सीट्स हो इन दोनों की मिला के 33 सीट हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 30 सीट्स के साथ जो है सत्ता पर अपना कब्जा मतलब ये सरकार बना ली इन्होंने, ठीक है। तो पिछले 2018 के चुनाव में क्या था 36 सीटों पर जो है भाजपा ने और 8 सीटों पर जो ये आपका IPFT ने विजय प्राप्त करी थी, यानी 36 + 8 हो गई थी, यानी कि 44 हो गई थी। अभी दोनों ने मिला के 33 सीट्स जीती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा 35 वर्ष सत्ता में रही जो है आपका माकपा 11 सीटें जीतकर जो है मुख्य जो है विपक्षी दल दर्जा भी प्राप्त नहीं कर पाई। मतलब कि एक विपक्षी दल भी होता है, तो यहाँ जो पिछले 35 वर्षों तक सत्ता में रही थी ये वाली जो है माकपा सरकार रही थी, लेकिन अभी क्या है ये विपक्ष भी नहीं बन पाई, ठीक है। अच्छा, चुनाव में जो है माकपा की सहयोगी रही जो कांग्रेस को 3 सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुए, मतलब खाली 3 सीट्स। इसमें लिखा है पृथक टिप्रोलैंड की मांग कर रही क्या टिप्रा मोथा पार्टी 13 सीट के साथ जो है दूसरी बड़ी पार्टी विधानसभा में है, ठीक है। मतलब एक की है 33 सीट्स, मतलब भाजपा। और चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी है 32 सीट्स है, फिर IPFT के पास सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है। फिर माकपा इसके पास है आपकी 11 और कांग्रेस के पास 3 सीट है, और ये क्या है टिप्रा मोथा पार्टी जो है आपके 13 सीट है, और टोटल मिला के हो गई 60 सीट पे ही यहाँ चुनाव चल रहा था। अच्छा, ठीक है। तो उपरोक्त जो है दलगत स्थिति के चलते जो है आपका भाजपा गठबंधन को ही जो है नई सरकार का गठन का जो है आपका अवसर मिला है। मतलब त्रिपुरा में जो सरकार है वो भाजपा की होगी। अब इसमें लिखा है नववर्तमान मुख्यमंत्री क्या नाम है, श्री माणिक शाह। तो इस ये नाम याद रख लीजिएगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है श्री माणिक शाह, जिन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला था, ने एक बार पुनः जो है मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है। कब लिए, 8 मार्च 2023 को लिए। चलिए, विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले क्या है डॉक्टर माणिक शाह को जो है 2022 में विप्लव देव की जगह पर जो है राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था 2022 में। अब 2023 में तो ये बनी गए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा नाम आता है नागालैंड का। तो नागालैंड की भी कितनी सीट्स पे हो रहा है कि 60 सीट पे हो रहा है। तो इसमें से 59 सीटों के लिए जो है मतदान जो है इतने को हो गए, ठीक है, 59 सीटों के लिए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि जो इसमें भाजपा के एक उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने से क्या होता है 59 सीटों के लिए ही मतदान, मतलब एक बंदा ऐसा था जिस कोई विरोधी नहीं था, ये तो होना ही था सेलेक्ट, तो इसको तो हटा ही दो। तो उसके बाद जो बचा था वो 59 सीट्स बची थी। अच्छा, पिछले जो 2018 के चुनाव के पश्चात के सत्ता में आए भाजपा NDPP गठबंधन ने एक बार फिर 39 सीट्स जीतकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब आप, तो यहाँ पे है NDPP के पास है 25 सीट्स, BJP के पास है 12 सीट्स, तो दोनों ने मिलकर जो है सरकार बना ली। फिर है NCP यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास है आपके पास
7 सीट्स। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 5 है आपका, लोक जनशक्ति पार्टी के पास 2 है, फिर है नगा पीपल्स फ्रंट हो गया आपका, रिपब्लिक पार्टी है 2 2 हो गई आपका, अन्य के पास 5 है, टोटल हो गई 60 सीट्स। अच्छा, अन्य दलों में जो है 60 सीटों के साथ जो है शरद पवार की जो आपका एनसीपी है तीसरे स्थान पर, ठीक है। फिर यही सब बातें करी, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उपयुक्त दल क्या दलगत स्थिति के चलते क्या है एनडीपीपी और जो भाजपा गठबंधन सत्ता पर बरकरार हुई। अच्छा, फिर एनडीपीपी के नेफ्यूरियो ने जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री जो पद है उसकी शपथ ली है 7 मार्च 2023 को, ठीक है। अच्छा, नागालैंड के राज्यपाल और क्या है ला गणेशन ने उन्हें पद और क्या है गोपनीयता की शपथ दिलाई। किसने? राज्यपाल में नागालैंड के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन, ठीक है। तो इन्होंने ही शपथ दिलवाई है उन्हें मुख्यमंत्री पद की। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, यानी कि आपने दोनों में देखा तो इसमें क्या है, दोनों अभी तक त्रिपुरा और जो नागालैंड हमने देखा गठबंधन की सरकार बनी है, दोनों में बीजेपी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है मेघालय। मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ 59 सीटों पर हुई है। फिर वही वाली इसमें लिखा है एक उम्मीदवार के निधन के कारण क्या है वहाँ मतदान नहीं कराया गया। चलिए, तो सीट्स कितनी हो गई? 59 सीट्स हो गई। फिर इसमें लिखा है निवर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली जो नेशनल पीपल्स पार्टी जो पूर्वोत्तर की अकेली ऐसी पार्टी है जिसे जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है। तो वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है क्या, नेशनल पीपल्स पार्टी है, अकेली ऐसी पार्टी है अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ठीक है। तो को ही क्या सर्वाधिक 26 सीट्स मिली हैं। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, ठीक है। अच्छा, तो उनके नेतृत्व वाली जो है निवर्तमान सरकार में जो भाजपा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि यूडीपी भी शामिल है, ये दोनों भी शामिल है। अच्छा, इस बार क्या है इन तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़े और जिसमें जो है भाजपा को 2 सीट मिली है, यूडीपी को 11 सीट्स मिली हैं, ठीक है। अन्य दलों में क्या कांग्रेस है तृणमूल कांग्रेस है 5-5 सीट्स के संग है। अच्छा, और उसके बाद इसमें पिछले चुनाव में जो कांग्रेस की सीट की थी जो 21 थी, अभी हो गई 5। चलो, अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ लिखा है नेशनल पीपल्स पार्टी 26 हो गई आपका, यूडीपी यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11 और क्या है तृणमूल कांग्रेस 5 है। कांग्रेस 5 है आपका, क्या है वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 4 हो गया और भाजपा की 2। अच्छा, वो सरकार किसने बनाई? इसने और भाजपा ने, इन तीनों ने मिलकर गठबंधन के साथ बना ली सरकार। अच्छा, उपरोक्त जो इसमें लिखा है कोनराड संगमा के नेतृत्व में क्या मेघालय की दूसरी बार जो है आपका एनपीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है। अब इन्होंने वो शपथ कब ली है? 7 मार्च को ली है, ठीक है। अच्छा, जो फिर इसमें क्या है नई सरकार को मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन 2.0 के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये याद रख लीजिएगा, क्या जो नई सरकार है उसको किस नाम से? तो मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन 2.0 के नाम से नई सरकार को जाना जाता है। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली, क्या है स्काई यूटीएम, ठीक है, स्काई यूटीएम, ओके, मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री यानी कि नितिन गडकरी को स्काई यूटीएम का अनावरण किया, जो दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित क्या है यातायात प्रबंधन प्रणाली है। मानव रहित यानी कि बिना किसी आदमी के यातायात प्रबंधन के लिए एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, तो स्काई यूटीएम क्या है? एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ जो है एकीकृत करती है। मतलब एक ये वाला साइड है, एक ये वाला साइड है, यहाँ पे मानव नहीं है, यहाँ पे मानव है, ये इसको क्या इसके साथ क्या करती है? एकीकृत करती है। अच्छा, लिखा है यह प्रति घंटे जो 4000 उड़ानें और प्रतिदिन क्या है 96,000 उड़ानें जो है संभालने में सक्षम है, ठीक है। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी यानी कि स्काई एयर मोबिलिटी ने इस मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन इसको विकसित किया, ठीक है। अच्छा, ये सभी ड्रोन और अन्य एयर मोबिलिटी ऑपरेटरों को स्थिति जन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन और जोखिम मूल्यांकन प्रदान करेगा। अच्छा, स्काई यूटीएम द्वारा अब तक जो है 300 से अधिक सफल BVLOS लॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का समर्थन किया गया है। फिर स्काई यूटीएम जो है UV संचालन के 255 से अधिक मापदंडों को क्या है कैप्चर करता है और उन्हें अपने क्या है ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करता है, ठीक है। तो ऐसी हो गई तीसरी बात। अब है उड़ीसा देश का जो है पहला झुग्गी मुक्त राज्य, मतलब देश में जो है झुग्गियाँ ही नहीं है, मतलब झोपड़ियाँ नहीं है उड़ीसा में। अच्छा, मतलब इस राज्य में सिर्फ
तो उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है। इसके तहत क्या है, राज्य की सभी झुग्गियों को जो है अपग्रेड करने के लिए क्या है, जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या, जगह मिशन। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो है इसके जरिए क्या है, पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया, मतलब ज़मीन दी गई। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि 2019 में क्या है, उड़ीसा के जग्गा मिशन को झुग्गी वासियों को जो है भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, क्या अवार्ड मिला है। क्या नाम है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। अच्छा, उड़ीसा राज्य ने क्या हाल ही में अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए क्या है, UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। ठीक है, और इस पहल ने क्या है, यह अवार्ड दूसरी बार जीता है, मतलब ये दूसरी बार मिला है ये अवार्ड। अच्छा, जगह मिशन जो है उड़ीसा में चलाया जा रहा है, क्या है, क्या है, इस्लाम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, और इसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सतत बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे है राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान रख दिया गया है। अच्छा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या है, सरकार ने जो है राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है ना, उसका नाम बदल दिया, अब क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान रख दिया गया। अब इसमें लिखा है कि 27 जनवरी 2023 को जो राष्ट्रपति हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू, इनका नया नामकरण किया, मतलब इसका नया नामकरण किया, और नए नाम के साथ ही क्या है, बाद में जो है आम जनता के दर्शनार्थ इसे जो है 31 जनवरी 2023 को खोला गया है, और 26 मार्च तक ये जो है आम जनता के लिए खुला हुआ था। कहते थे कि 4 माह पहले यानी कि सितंबर 2022 में सरकार ने नई दिल्ली से जो राजपथ है, राजपथ का जो पहले नाम था वो था किंग्सवे, अब उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। राजपथ जो पहले किंग्सवे कहलाता था, ठीक है, अब उसका नाम बदल दिया और क्या नाम कर दिया, कर्तव्य पथ। ठीक है, अच्छा, यहाँ लिखा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में जो 17वां प्रवासी भारतीय क्या है दिवस सम्मेलन है, वो कहाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 में संपन्न हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो इसके साथ मतलब क्या है, प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने, उनके आपस में जुड़ाव के जो है अवसर प्रदान करने के लिए जो है सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच रखता है, और जिसका आयोजन जो है 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कोविड-19 की वजह से क्या है, 4 वर्ष के बाद भौतिक कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कोविड में हुआ नहीं। अच्छा, जो 17वां जो ये है आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, उसकी जो अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्राम इन क्या है, अमृत काल। ठीक है, यानी कि डायस्पोरा अमृत काल में जो है भारतीयों की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। अच्छा, 70 देशों के 3,500 जो प्रवासी भारतीय हैं वो इसमें आए थे। ठीक है, तो इस कन्वेंशन के तहत क्या है, 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामले के खेल मंत्रालय के साथ जो है साझेदारी में आयोजित किया गया। ठीक है, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो सांसद हैं, यानी कि इनका नाम है, सांसद सदस्य हैं सुशी जेनेटा मास करेन हास, तो ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस के क्या है आपके गेस्ट ऑफ ऑनर थे। अच्छा, 9 जनवरी को क्या प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ठीक है, अच्छा, मुख्य अतिथि की बात करें तो गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और विशिष्ट अतिथि की बात करें यानी कि स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करें तो सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये थे। ठीक है, अब इसमें लिखा है सुरक्षित व्यवस्थित कुशल प्रवासन के महत्व को जो है रेखांकित करने के लिए एक क्या है, स्मारक टिकट, डाक टिकट, यानी कि सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए भी जो है उद्घाटन समारोह में जारी किया गया। अच्छा, भारत की आज़ादी में हमारे जो डायस्पोरा हैं यानी कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, तो डायस्पोरा स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डायस्पोरा का योगदान विषय पर क्या है, एक डिजिटल PBD जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, अच्छा, इस सम्मेलन में जो है समापन भाषण जो है कब 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ आते हैं तो भारत जो है आपका ECOSOC इसका जो है 62वें सत्र का क्या है, अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो है स्थायी प्रतिनिधि यानी कि रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष फरवरी 2023 में चुना गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग है उसके 61वें सत्र के अंतिम दिन क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद को अपनाने के लिए
जो है 4 मसौदे प्रस्तावों के साथ जो है आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया था। अच्छा, आयोग के 61वें सत्र की अध्यक्षता कतर के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि आलिया अहमद बिन सैफ अल थानी ने की, और साथ ही उन्हें जो है समापन भाषण भी इन्होंने दिया। ठीक है। अच्छा, ये मसौदा प्रस्ताव जो है आपका असमानताओं को दूर करने, कोविड-19 महामारी से उबरने और रोजगार के सृजन पर केंद्रित है। ये 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो इस बैठक में शामिल विभिन्न सदस्य देशों ने आयोग के काम के पहलुओं और उसके निर्णयों में जो है अपनी महत्वपूर्ण राय रखी है। अच्छा, यह आयोग संयुक्त राष्ट्र के उन महत्वपूर्ण आयोग में शामिल है जिन्हें कोपेनहेगन घोषणा और कार्य योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन का काम सौंपा गया है। ठीक है। अच्छा, ये आयोग जो है विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर आर्थिक और सामाजिक परिषद को सलाह देने का कार्य करता है। आयोग विशेष रूप से उन सामाजिक मुद्दों पर सलाह देता है जिन्हें आंतरिक सरकारी संगठन द्वारा नहीं निपटाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है आपका 62वें सत्र की थीम बताइए। तो यहाँ पे लिखा है सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने, गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सामाजिक नीति के माध्यम से सामाजिक विकास और क्या है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है। इसे आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा वापस से। अब लिखा है अध्यक्ष के रूप में जो है भारत के अलावा जो है आयोग में जॉन इवानोव्स्की जो कि उत्तरी मैसेडोनिया से, यह है कार्ला मारिया कार्सन जो कि है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक से, और जो है आपका थॉमस लेमर जो कि है लक्समबर्ग से। ठीक है। तो ये क्या है आपका 62वें सत्र के उपाध्यक्ष चुने गए। तो अध्यक्ष देख लिया हमने भारत के, और उपाध्यक्ष यहाँ पे 3 देख लीजिए। अच्छा, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली मुंबई के पहले फेज़ का उद्घाटन हुआ। अच्छा, तो यहाँ लिखा है जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या है देश के सबसे ये जो एक्सप्रेसवे है इसका पहला फेज़ यानी कि दिल्ली दौसा क्या है लालसोट खंड, दिल्ली दौसा लालसोट खंड को जो है आपका 12 फरवरी को क्या है राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई यहाँ पे लिखी है 246 किलोमीटर है। अच्छा, इसमें जो कितने पैसे लगे ये भी लिखा है। अच्छा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो विशेषताओं की बात कर लें तो अच्छा, निर्माण के बाद क्या है ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा एक बार, जिसकी कुल लंबाई हो जाएगी 1386 किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें जो है दिल्ली दौसा और लाल सॉट सेक्शन को जो है आपका इतने करोड़ रुपए में तैयार कर दिया गया। चलिए, इसके पहले निर्माण के बाद क्या है दिल्ली मुंबई के बीच जो है यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से घटकर अब कितनी हो जाएगी 1242 किलोमीटर हो जाएगी, यानी इसमें क्या है 12% की कमी आ जाएगी। अच्छा, तो इसके निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की यात्रा का जो समय है 24 घंटे से घटकर कितना हो जाएगा 12 घंटे हो जाएगा, यानी कि 50% की कमी आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा, तो इस एक्सप्रेसवे के 6 राज्य कौन कौन से 6 राज्य आएंगे, दिल्ली है, फिर हरियाणा जाएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा, महाराष्ट्र से होकर जो है आपका गुजरने के साथ ये जो है जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, वडोदरा, सूरत जैसे शहरों से होकर गुजरेगा। तो ये समझ लीजिए इसमें 6 राज्य आ रहे हैं। ठीक है। और राज्य कौन कौन से ये देख लीजिएगा। अच्छा, इस एक्सप्रेस में 8 लेन का जो है एक्सप्रेस नियंत्रण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे होगा। ठीक है। अच्छा, भविष्य में जो है 12 लेन तक जो है इसे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के सोहना से शुरू होकर जो मुंबई के मीरा भयांदर के आसपास समाप्त होगा ये। तो गैस ये जो एक्सप्रेस वे है वो 93 PM गति शक्ति आर्थिक नोट्स और क्या है यहाँ पे लिखा है 13 बंदरगाह, 8 प्रमुख हाईवे और 8 क्या है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को एक्सप्रेस प्रदान करेगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट हो गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो गया, जैसे जो एयरपोर्ट है उसको भी ये एक्सप्रेस प्रदान करेगा, एक्सप्रेस नहीं एक्सेस प्रदान करेगा। चलिए, अब इसमें लिखा है भारत में पहली बार मिले क्या है लिथियम के भंडार, तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले सलाल हैमान क्षेत्र में क्या है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो उसने क्या करा कि 5.9 मिलियन टन के जो है लिथियम अनुमानित जो है भंडार की खोज करी। 5.9 ये याद रखिएगा 5.9 मिलियन टन की, और कहाँ पे गए रियासी जिला जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो इसका कौन सा क्षेत्र है सलाल हैमान क्षेत्र। ठीक है, इतना तो याद करिएगा, रट लीजिएगा। अच्छा, भारत फिलहाल क्या है लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे कई खनिजों के लिए क्या है दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन इस खोज से क्या है भारत की निर्भरता जो है अन्य देशों पर कम हो जाएगी। दरअसल लिथियम जो है ईवी बैटरी में एक क्या है मुख्य घटक के रूप में काम करता है। कौन सी बैटरी? ईवी बैटरी। अच्छा, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने बताया कि देश में पहली बार जो जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार का पता चला है। अच्छा, हाल ही में क्या है 62वीं केंद्रीय ये जो आपका है केंद्रीय भूवैज्ञानिक
प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक में क्या हुआ, 15 अन्य संसाधन वाली जो है भूवैज्ञानिक रिपोर्ट G2 G3 स्टेज और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापनों के साथ ये रिपोर्ट संबंधित राज्यों को सौंपी गई थी और इसमें इस बात का खुलासा हुआ। ठीक है, ये कोई नहीं पूछ रहा। अब इसमें लिखा है मिनरल ब्लॉक्स, तो इसमें लिखा है GIS रिपोर्ट के अनुसार क्या है 51 खनिज ब्लॉक्स में जो है 5 ब्लॉक गोल्ड से संबंधित है और अन्य ब्लॉक जो है पोटाश से, मोलिब्डेनम और क्या है बेस मेटल आदि इन सब खनिजों से संबंधित है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है सत्र 2018-19 की बात करें तो अब तक सर्वेक्षण से पता चला है कि 11 राज्य जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में पाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये खनिज यहाँ इन 11 राज्यों में पाए गए हैं और इसके अलावा जो इसमें लिखा है 7,897 मिलियन टन के कुल संसाधन वाले जो है कोयला और क्या है लिग्नाइट की 17 रिपोर्टें भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई है। चलिए, अब यहाँ लिखा है भारत का पहला चैट यानी कि GPT संचालित AI चैटबॉक्स लेक्सी लॉन्च। ठीक है, तो भारत का पहला चैट GPT संचालित AI चैटबॉक्स क्या नाम है इसका, लेक्सी लॉन्च हुआ है। ठीक है, ऐसे में भारत में क्या है लेक्सी नामक जो है चैट GPT संचालित AI चैटबॉक्स जो है फरवरी में लॉन्च हुआ है और ये चैट GPT संचालित भारतीय चैटबॉक्स को जो है फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है और इसे चैट GPT का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है वेलोसिटी ने क्या है आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी और ये चैटबॉक्स जो है ई कॉमर्स संस्थाओं को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगा। अच्छा, जो लेक्सी है भारत का पहला AI आधारित चैटबॉक्स है। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्या है आपका वेलोसिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपने मजबूत एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इनसाइट के साथ जो है एकीकृत किया है। किसके एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इनसाइट के साथ इसे एकीकृत किया है। वेलोसिटी इनसाइट कंपनी को उसके बाजार खर्च और इनकम आदि को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा, भारत में जो है वेलोसिटी इनसाइट का उपयोग करने वाली ई-कॉमर्स फर्म को जो है व्हाट्सएप पर एक डेली बिजनेस रिपोर्ट प्राप्त होती है जिसके कारण क्या है वेलोसिटी को उसकी व्हाट्सएप इंटरफेस में जो है चैट GPT को एकीकृत करने का मौका मिला है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो चैट GPT है उसको 2 महीने के भीतर 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुँच गया है। मतलब 1-2 महीने में 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुँच गया और 590 मिलियन से अधिक बार इसे देखा गया। अच्छा, चैट बॉक्स एक क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूज़र के सवालों को समझने और उसके उत्तर देने के लिए क्या है AI और क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करता है और साथ ही मनुष्य की बातचीत को क्या करता है फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, यहाँ लिखा है देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हो गया धारवाड़ में। अच्छा, मोदी जी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटका के धारवाड़ जिले में क्या है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखिए क्या लिखा है 1507 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये क्या है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। ये क्या है टोटल कितने में मिला है 20 करोड़ के खर्च में बना है। ठीक है, और मार्च 2023 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। अच्छा, प्रधानमंत्री ने इस सबसे लंबे जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजन वाली 2 ट्रेन नंबर ये जो है 17 हुबली दादर एक्सप्रेस और एक है आपका 07335 यानी कि बेलागावी के सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाई। अच्छा, इस अवसर पर मोदी जी ने जो है धारवाड़ शहर में जो है 852 करोड़ रुपीस की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। अच्छा, देखिए क्या लिखा है हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यावतमाल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर क्या है दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा क्या है बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। अच्छा, नागपुर में जो है बांस दुर्घटना अवरोधक को जो है बाहुबली नाम दिया गया और विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं में इसका कड़ा परीक्षण किया गया। चलिए, कोई नहीं पूछ रहा। और इस अवरोध को बनाने
में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये लिखा है बम्बूसा बाल्कोआ, जिसे क्रोओसोट तेल के साथ जो है उपचारित किया जाता है और क्या है पुनर्चक्रित उच्च घनत्व वाली जो है पॉली एथिलीन के साथ जो है लेपित किया जाता है। तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट। अब दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने की दिशा में क्या है एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, जिसे जो है वाड़ी वरोरा राजमार्ग विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तो ये याद रख लीजिएगा गाइस, ठीक है, वाड़ी वरोरा राजमार्ग विदर्भ यानी कि NH 960 पर, ठीक है। अब लिखा है ये बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसे बाहुबली, ये नाम भी याद रखेगा, नाम दिया गया है का पीथमपुर इंदौर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कठोर परीक्षण किया जाता है के साथ रुड़की में जो है सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे जो है श्रेणी 1 के दर्जा दिया गया और इसके अतिरिक्त इसे जो है इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। अच्छा, ये उपलब्धि बांस क्षेत्र और समग्र रूप से भारत के लिए जो है उल्लेखनीय है, क्योंकि ये जो है आपका क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है। तो इंपॉर्टेंट बात होगी, स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करता है, ठीक है। फिर लिखा है इसके अलावा अपने आप में एक ग्रामीण है, ग्रामीण और क्या है आपका कृषि अनुकूलन उद्योग है जो इससे और भी मील का पत्थर बनाता है, ठीक है। अब लिखा है क्रैश बैरियर राजमार्ग के किनारे जो है लगाए जाते हैं, जिससे कोई तेज रफ्तार वाहन जो है अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे ना जाए, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र की बात करते हैं। पहला परमाणु संयंत्र, अब देखिए, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जो है आपके जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा, जो कि उत्तर भारत है, ठीक है। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। ये कहाँ पे स्थापित होगा गाइस, बनाया जाएगा कहाँ पे, हरियाणा के गोरखपुर में, ठीक है। अच्छा, ये प्लांट जो है आपका 560 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा, इतने मेगावाट की, यानी कि देखिए ये याद रखिएगा, ये भी याद रखेगा, 2800 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। इसका शिलान्यास 2024 में किया गया और निर्माण अभी शुरू होगा, ठीक है। अब पहला चरण 2025 तक हो जाएगा, दूसरा 2028 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये संयंत्र जो है 2800 मेगावाट का उत्पादन करेगा, ठीक है। अब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि PSU के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की भी जो अनुमति दी गई है, ठीक है। जो एक आगामी और आशाजनक क्षेत्र है और आने वाले समय में क्या भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में की क्षमता रखता है, ठीक है। अब लिखा है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयाँ होगी, जिसमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है, इसने कहा 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, एक बात, ठीक है, 700 मेगावाट की हो जाएंगी, ठीक है, एक बात। अब दूसरा इसने लिखा है कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, राइट। अब यहाँ लिखा है परमाणु ऊर्जा विभाग के बयान के अनुसार क्या है, ये संयंत्र हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गाँव के पास कार्यान्वित के अधीन होगा। देखो, इसमें लिखा है जो आवंटित राशि यानी कि 20,500 20,594 करोड़ में से अब तक क्या है 4,906 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, ठीक है। ये कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट यानी कि SSLV D2 लॉन्च हुआ, ठीक है, सबसे छोटा रॉकेट है ये इसरो का, ठीक है। तो इसमें लिखा है 10 फरवरी 2023 को क्या होता है, इसरो द्वारा SSLV D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान को जो है सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया। 3 उपग्रह कौन सा है, EOS 07, जानूस 1 एंड क्या लिखा है आज़ादी सेट 2 के साथ जो है आपका SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अच्छा, 120 टन वजनी, ये भी याद रखिएगा, इतने मीटर लंबा, ये मत याद रखिएगा, 2 मीटर चौड़ा मत याद रखिएगा। SSLV D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से जो है प्रेक्षित किया गया। तो ये वजनी कितना, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठोस ईंधन द्वारा संचालित 3 चरणों वाले, मतलब इसने कहा 3 चरण में बनाया ये रॉकेट है, सपोज ये 3 चरण, इसमें भी ठोस ईंधन, ठीक है। तो ये ठोस ईंधन वाले जो संचालित 3 चरण वाले जो SSLV D2 में जो है उपग्रहों के सटीक अंतःक्षेपण के लिए जो है तरल ईंधन द्वारा संचालित एक वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल भी है। तो देखिए यहाँ तो ठोस ईंधन, बट इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, तरल ईंधन द्वारा संचालित एक है वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल भी डाल रखा है, ठीक है।
अच्छा, 3 उपग्रह में जो है इसमें लिखा है कि EOS 07 जो है इसरो द्वारा डिज़ाइन है, विकसित और निर्मित है। इसका वजन कोई नहीं पूछ रहा। अब इसमें लिखा है कि 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह यानी कि जानूस 1 अमेरिका के, बस ये देख लीजिए कौन सा किसके द्वारा। तो ये जो है आपका EOS 07 इसरो द्वारा निर्मित है। जानूस 1 जो है अमेरिका के एंटारिस का जानूस 1 का स्मार्ट उपग्रह मिशन है, जो एंटारिस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। अब हम बात करते हैं आज़ादी सेट 2। ठीक है, तो ये जो है चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स द्वारा विकसित है। अच्छा, इन तीनों उपग्रह को जो है इतने किलोमीटर दूर जो है आपका, देखिए ये याद रखिएगा कि 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है पूरी लाइन। अच्छा, इसरो के सबसे छोटे रॉकेट यानी कि SSLV-2 में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि 500 किलोग्राम के उपग्रह को प्रक्षेपित करने की क्षमता है। ठीक है, मतलब ये जो ये है ना SSLV-2, ये कितने किलो के उपग्रह को प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च कर सकता है। तो इसने कहा इसकी क्षमता जो है 500 किलोग्राम तक है। चलो, अगर भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान की बात कर लेते हैं तो यहाँ लिखा भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर के कहाँ लम्हेटा के में नर्मदी नदी के किनारे पे बनाया गया। अच्छा, खनन मंत्रालय भारत सरकार के तहत जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी हाल ही में प्रदान की गई। ठीक है, तो इस पार्क का निर्माण जो है 5 एकड़ ज़मीन पर 35 करोड़ कितने में हो रहा है, ये सब कोई नहीं पूछता। फिर है लम्हेटा, भूगर्भीय दृष्टि से जो है विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। अच्छा, 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। अच्छा, देश में ऐसा पहली बार है कि भूगर्भिक महत्व की रॉक संरचना के संरक्षण के लिए इस तरह की पहल की गई है। अच्छा, इसके अलावा लिखा है यहाँ पे 15.2 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर के भेड़ाघाट में एक क्या है विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है, जो सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के निर्माण के लिए जाना जाता है। अच्छा, यूनेस्को ने जो है आपका लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में जो है मान्यता दी। इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। अच्छा, लिखा पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जो है ड्रोन स्टार्टअप कंपनी, क्या नाम है उसका, गरुड़ एयरोस्पेस ने क्या करा कि 19 जनवरी 2023 को किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया है। ठीक है, तो इस अवसर पर गरुड़ एयरोस्पेस ने घोषणा की है कि अगले 15 महीने में 25,000 करोड़ से अधिक जो है ड्रोन का निर्माण किया जाएगा और कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जाएगी। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे जो प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से इस तरह की लॉन्चिंग जो है विश्व स्तर पर भारत की जो कार्बन न्यूट्रल प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गरुड़ एयर स्पेस के संस्थापक और CEO कर्न अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ क्या है ग्लोबल लेवल पर इसकी लॉन्चिंग का विशेष महत्व है। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दिनों पूरे भारत के जो 100 गाँव में जो है 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई और क्या है कृषि हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई, जिसकी मदद से क्या है युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान हुए हैं। अच्छा, तो भारत के जो टेक स्टार्टअप देश में जो है ड्रोन के विकास में काफ़ी प्रगति हुई है। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ड्रोन और इसका जो व्यापार 2030 तक जो है आपका 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। गरुड़ एयरोस्पेस ने ड्रोन मेकिंग स्टार्टअप की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और जो है कृषि आधारित ड्रोन का निर्माण करता है ये। नेक्स्ट यहाँ लिखा है विश्व भारती दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने के करीब। देखिए, यूनेस्को बहुत जल्दी विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा। ठीक है, अच्छा, विश्व भारती विश्वविद्यालय को जो है यूनेस्को की विरासत टैग मिलेगा और ये जो है दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। अच्छा, विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1921 में कहाँ शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और 1951 में केंद्रीय अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया और इसके जो पहले कुलपति थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए, तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जो है खुली हवा में शिक्षा में विश्वास करते थे। उन्होंने ये प्रणाली जो है विश्वविद्यालय में शुरू करी। तो विश्व भारती की स्थापना जो है कला, भाषा, मानविकी और संगीत के केंद्र के रूप में की गई थी और ये विश्वविद्यालय जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है ये। अच्छा, 2022 तक यह भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल है जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं
और 7 जो है प्राकृतिक और जो है 1 मिश्रित प्रकार का है। ठीक है, जो आपका विश्व धरोहर स्थल, इसकी जो कैटेगरी होती है सांस्कृतिक हो गई, प्राकृतिक हो गई, मिश्रित हो गई। ठीक है, तो भारत में हमने जितनी है उतनी देख ली। तो भारत में विश्व धरोहर स्थल की संख्या के मामले जो भारत जो है 6ठे स्थान पर है। विश्व में अगर हम बात करें तो भारत जो है 6ठे स्थान पर है। तो सांस्कृतिक श्रेणी में जो है धोलावीरा भारत का अंतिम जोड़ा गया। जो अभी सबसे लास्ट में जो सांस्कृतिक स्तर पर जो यह श्रेणी में जोड़ा गया वो है धोलावीरा। कहाँ पे है गाइस? गुजरात में। ठीक है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। अच्छा, इसमें लिखा है भार OS, भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत वाला भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ये हो गया भारत का भार, और ये हो गया OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। सफल टेस्टिंग की गई है उसकी, और ये क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, 19 जनवरी 2023 को कोई नहीं पूछ रहा। तो ये जो IIT मद्रास के जो निदेशक है यानी कि प्रोफेसर V कामकोटी को द्वारा जो है ये घोषित किया गया। अच्छा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है आपका धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है टेस्टिंग की है, और इसे जो है आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के रूप में देखा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसे भारत की आत्मनिर्भरता के रूप में देखा जा रहा है। IIT मद्रास, ये तो बहुत जगह नाम आएगा, IIT मद्रास है कि वेटेड फर्म यानी कि आपका हो गया JAND ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित जो भारत OS में से भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो है उपयोग करता लाभान्वित होंगे। अब भारत OS की सेवाएं जो है वर्तमान में उन संगठनों को प्रदान की जाएगी जिन्हें जो है सख्त गोपनीयता और सुरक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कर्नाटका के तुमकुरू में हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटका के तुमकुरू में जो है HAL के हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र को जो है राष्ट्र को समर्पित किया। एक चीज़ तो ये जो है एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो इतने एकड़ में फैली हुई है। एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री क्या है? लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। ठीक है, इसमें जो है हेली रनवे, फ्लाई हैंगर और फाइनल असेंबली हैंगर, फिर है स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सहायक सेवाएं हैं। ठीक है, भारत के डिज़ाइन किया गया ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक सिंगल इंजन 3 टन क्लास और यहाँ पे लिखा है बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है। ठीक है, फिर प्रारंभ में जो है फैक्ट्री प्रतिदिन 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। इसे चरणबद्ध तरीके से 60 हेलीकॉप्टर फिर 90, मतलब पहले 30 का कर रही है फिर 60 का करने लगेगी निर्माण, फिर 90 का। अच्छा, PM मोदी ने जो है 2016 में इस फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी। तो गाइस अभी जो है ना इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।